मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 6। पाठ का नाम है त्रिभुज या ट्राइंगल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, आकृति में यदि LM समानांतर CD और LN समानांतर CD तो सिद्ध करो कि AM बटा AB बराबर AN बटा AB। देखो, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ठीक है, और थेल्स थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो दिया है उसको हम लिखेंगे, दिया है LM समानांतर CB। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ है LN समानांतर CD। ये हमारे पास दिया हुआ है। सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? AM बटा AB इक्वल AN बटा AD, ये हमें प्रूव कराना है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिख दिया है। अब देखो, अब आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास सबसे पहला क्या दिया है? LM समानांतर CB है। LM है ना, जो यहां से देखो ध्यान से, LM समानांतर CB हमारे पास समानांतर रेखा दी रखी है। किस त्रिभुज में दी रखी है? ABC। इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, इतने त्रिभुज में ABC त्रिभुज में आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमें दिख रहा है कि LM समानांतर CB। चूंकि यहां की उत्पत्ति करेंगे, LM समानांतर त्रिभुज लिख लेंगे अपन पहले, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप ध्यान से देख सकते हैं कि LM समानांतर CB जब समानांतर होती है, जब किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा अपन खींचते हैं तो वो भुजाएं एक दूसरे के समानुपातिक हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं समानुपातिक हो जाती है, संगत भुजा समानुपातिक हो जाती है। तो ये हमारी थेल्स में होती है, तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, या फिर आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। घबराना नहीं है, वही चीज है। ठीक है, थेल्स प्रमेय से करेंगे तो क्या बनेगा भैया? थेल्स प्रमेय से आप यहां से देख सकते हैं, ABC में आप देख रहे हैं तो AM बटा MB या फिर BM भी लिख सकते हैं, AM बटा MB या फिर BM लिख लो, AM बटा BM इक्वल टू बनेगा AL बटा CL। क्या बनेगा? AL बटा CL। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, अब हमारे पास देखो और क्या दिया? LN समानांतर CD दिया हुआ है, इसको ले लेंगे। चूंकि अब त्रिभुज कौन में दिख रहा? LN समानांतर CD, तो हमें ADC त्रिभुज में दिख रहा, लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या दिख रहा है भैया? हमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा LN समानांतर CD। LN समानांतर CD हमने लिख लिया है। समानांतर है तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, एक ही बात है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से फिर से लगाया हमने। जब समानांतर रेखाएं होती है किसी त्रिभुज में तो हम समानुपातिकता प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? AN बटा DN, यहाँ बनेगा बेटा AN बटा DN इक्वल टू AN बटा DN हो जाएगा और AL बटा CL हो जाएगा, AL बटा CL। समीकरण नंबर हमने इसको 2 दे दिया है। ठीक है भाई, अब समीकरण 1 और 2 में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि AL बटा CL और AL बटा CL दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना कराएंगे, AL बटे CL, CL बटे CL हट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? AM बटे BM और निकल के आएगा AN बटा CN, नहीं DN, AN बटा DN, ये निकल के आएगा। अब यहां से देख पा रहे हैं आप कि हमें सिद्ध क्या करना था? AM बटा AB सिद्ध करना था। ऐसा हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? कल हमने एक सवाल बताया था पिछली वीडियो में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से अपन को BM ऊपर ले जाएंगे या फिर क्रॉस मल्टी करा के कर सकते हैं। तो BM बटा AM कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, इसको पलट लेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा? BM ऊपर AM नीचे, तो क्या कर लेंगे? BM बटे AM। जब आपका सिद्ध नहीं होता है यहां पर तो आप क्या करते हैं? इसको उल्टा करके दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। यही बताया था हमने, BM बटा AM इक्वल टू DN बटा AM।
हमने क्या किया, हमने उसको पलट दिया, ठीक है, dn बटा an, dn ऊपर an नीचे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जैसे हम एक जोड़ते हैं बेटा, ठीक है, एक जोड़ने पर एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, बी एम बटा ए एम प्लस वन इक्वल डी एन बटा ए एन प्लस वन। अब क्या करेंगे, बटा में एक करके एलसीएम ले लेंगे, ए एम का एक से एलसीएम होगा तो ए एम ही आएगा, ए एम का एम में भाग लगाया तो वन बार, वन का गुणा होगा तो बी एम, प्लस एक का भाग लगाया तो ए एम, ए एम का गुणा किया एक में तो ए एम ही आएगा, ऐसे यहां होगा, ए एन एलसीएम आएगा, ए एन से ए एन कट जाएगा एक बार में तो डी एन आएगा, प्लस एक का भाग लगाया तो ए एन आएगा, ए एन का गुणा होगा एक में तो ए एन भी आएगा। अब सुनो, बी एम प्लस ए एम क्या दिख रहा है आपको, देखो जरा, बी एम और प्लस ए एम बराबर है ए बी के बराबर है। यहाँ बगल में हम लिख सकते हैं कि बी एम प्लस ए एम, चित्र की सहायता से हम ए बी लिख सकते हैं, और डी एन प्लस ए एन बराबर, देखो बेटा, डी एन प्लस ए एन बराबर ए डी है हमारे पास, चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके मान रख देंगे, हमने यहाँ रख दिया ए बी बटा ए एम इक्वल ए डी बटा ए एन। अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना था इतना, यानी ए एम आपको ऊपर चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, फिर से पलट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पलटा था ऐसे वहां पलट लेंगे, ठीक है भाई। तो ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी, इस सवाल को हम इस तरीके से सिद्ध कर लेंगे। यही हमें चाहिए था कि ए एम बटा ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए डी, तो हमारा सवाल प्रूव्ड हो जाता है, लिख देंगे लास्ट में हेल्स प्रूव्ड। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो हमारा ये तीसरा प्रश्न रहे, दूसरा प्रश्न रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में डीई समानांतर एसी है और डीएफ समानांतर एई है, तो सिद्ध करो कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ईसी। यानी हमारे पास एक आकृति दी गई है, तो डी समानांतर एसी देख रहे हैं आप, देखो जरा, डीई समानांतर एसी, ठीक है, ए है अपने पास, डीई समानांतर एसी कौन से त्रिभुज में आपको दिख रही है, आपको एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा होगा ए बी सी त्रिभुज, इसमें देखो डी समानांतर एसी हमें दिख रही है, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो सॉल्व करेंगे भाई, यहां लिखेंगे दिया है, डीई समानांतर एसी है और हमारे पास डी एफ समानांतर एई है, और हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सिद्ध कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे उपपत्ति, तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उससे ले लेते हैं, ठीक है, समानांतर रेखाओं से। तो डी ई है जो एसी के समानांतर है, तो वो कौन से त्रिभुज में, आपको ए बी सी त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप लिखेंगे बेटा डीई है जो एसी के समानांतर है, एसी के समानांतर है, ये हमारे पास गिवन है। जब किसी त्रिभुज में, आपको पता है, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा समानांतर रेखा खींची जाए तो वे भुजाएं संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि बी डी बटे ए डी हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हमने लगाया थेल्स प्रमेय, ठीक है, वही इसी को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, बात ही कही है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो क्या बनेगा, हमने लिया था डीई समानांतर एसी, तो एडी बटे डीबी बना लो, ऐसा बना लो, एडी बटा डीबी, और यहाँ क्या बन जाएगा, एडी बटा डीबी, और इसमें बन जाएगा बीई बटा ईसी, बन जाएगा ना, यहां तक जाएगा बीई तक, क्योंकि हम कौन सी भुजा ले रहे हैं बेटा, ये वाली भुजा, डीई समानांतर ए वाली भुजा, ध्यान से देखो, डीई है जो एसी के समानांतर, इसको ले रहे हैं बेटा, इस बड़े त्रिभुज में देखो एबीसी में, तो क्या बनेगा, एडी बटा डीबी बनेगा और बीई बटा ईसी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीई बटा ईसी बन जाएगा, ये हमने बना लिया है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम हमारे पास दूसरा दिया है डीएफ समानांतर ए, तो डीएफ है समानांतर क्या दिया है, ए ई दिया हुआ है, तो अपन ले लेंगे ए बी ई त्रिभुज में, छोटे वाले में, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या दिया हमारे पास, डी एफ समानांतर ए ई,
स्पष्ट है, डी एफ है जो ए ई के समानांतर है कि नहीं है। तो यहां फिर से लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। जिसको लिखना है थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से तो हमने थेल्स प्रमेय लगाएंगे इस वाले में ए बी ई में, तो क्या बनेगा ए डी बटा डी बी बनेगा बेटा, ए डी बटा डी बी बनेगा इक्वल टू, यहां तक देखो अब बी एफ बटा एफ ई बनेगा बेटा, ठीक है ना, बी एफ बटा एफ ई बनेगा, बी एफ बटा एफ ई बन जाएगा। ध्यान से देखो बी एफ बटा एफ ई, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं डी एफ समानांतर ए ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए डी बटा डी बी दोनों में देखो एक सा है, तो समीकरण 1 और 2 की हम कर देंगे तुलना, जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे तो ए डी बटा डी बी दोनों तरफ का कट जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी बटा ई सी। यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए था, हमने प्रूव्ड कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमने इस प्रश्न को सरलता तरीके से हल कर लिया है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आकृति में डी समानांतर ओ क्यू, आप देख पा रहे होंगे डी है जो ओ क्यू के समानांतर है, मतलब इस वाले त्रिभुज में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो हमारे पास जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, डी समानांतर ओ क्यू और डी एफ है ना जो, वो ओ आर के समानांतर है। अब हमें दर्शाना क्या है, यानी सिद्ध करना है, सो दैट दर्शाना है हमें ई एफ समानांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो समानांतर रेखा दी गई है इसको देख लेते हैं। तो डी समानांतर ओ क्यू किस में दिख रही है आपको, डी ई समानांतर ओ क्यू, ये वाली देखो, डी समानांतर ओ क्यू दिख रही है ना, इस वाले त्रिभुज में पी ओ क्यू वाले त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज, उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति लिख लेंगे, ठीक है भाई, उपपत्ति, उपपत्ति हमने लिख दिया, इसको डिस्कस हो गया, तो यहाँ पर हम उपपत्ति लिख लेंगे भाई, उपपत्ति, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, त्रिभुज पी ओ क्यू में ले लेंगे, पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है डी ई समानांतर ओ क्यू, डी समानांतर ओ क्यू, बिल्कुल वैसे ही सवाल लगाना जैसे ये लगाया हमने, डी समानांतर ओ क्यू हमें दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, पी डी बटे डी ओ, यहां कर लेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यानी थेल्स प्रमेय से, वही चीज लिखना है। तो पी डी बटे डी ओ बन जाएगा, पी डी बटा डी ओ बराबर पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज अब कौन से में लेना पड़ेगा, अब हमारे पास डी एफ समानांतर क्यू आर ओ आर दिया है, डी एफ समानांतर ओ आर, तो हम बगल वाले त्रिभुज में ले लो पी ओ आर, हमें जे वाली भुजा देखना है, जे वाली, ध्यान से देखो। तो पी ओ आर त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या ले लेंगे, डी एफ समानांतर ओ आर, ये हमने लिख लिया है। यहां लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। जैसे हमने समानुपातिकता प्रमेय लगाई तो क्या बनेगा बेटा, पी डी बटा डी ओ बनेगा, पी डी बटा डी ओ, संगत भुजा समानुपातिक हो जाएगी, पी डी बटा डी ओ, और पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 की जैसी हम तुलना कराएंगे बेटा, एक बार 2 से तुलना करने पर, ठीक है, हमने तुलना कराया, तुलना करने पर, तुलना कराया तो पी डी बटा डी ओ दोनों तरफ का कट जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा पी ई बटा ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, ये निकल के आएगा। अब हमें सिद्ध क्या करना था बेटा, कि ई एफ समानांतर क्यू आर सिद्ध करो। आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है तो संगत भुजाएं कैसी हो जाती है, समानुपातिक हो जाती है। अगर मान लो हमारे पास भुजाएं समानुपातिक हो तो रेखा भी समानांतर अपन कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां देखो आप ध्यान से, पीई बटा ई क्यू किस में दिख रहा है आपको, पीई बटा ई क्यू, पीई बटा ई क्यू ये दिख रहा है बेटा, और पी एफ बटा एफ आर, ठीक है, पी एफ बटा एफ आर। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या अब इस बड़े वाले त्रिभुज में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि पी ई बटा ई क्यू दिख रहा है आपको, पी एफ बटा एफ आर दिख रहा है इस पूरे वाले त्रिभुज में। जब ये मान लो संगत भुजा समानुपातिक है
तो ई एफ समानांतर क्यू आर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए हम लिख देंगे चूंकि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ऐसा लिख लेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, कन्वर्स द थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप क्या लिख लेंगे, ई एफ समानांतर क्यू आर, और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस प्रश्न को भी समझ लिया है, अच्छा प्रश्न था, और एक इन तीनों सवालों में से परीक्षा में आना ही है, तो 100% आने की संभावना भी है। इसके बाद हम चौथा प्रश्न भी हल करने वाले हैं अभी, ठीक है भाई। हाँ, तो हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो देखिए जरा, स्तंभ स्तंभ है, एक ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ, और क्षैतिज ऐसे कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है ऐसे, ऊर्ध्वाधर ऐसे, ठीक है भैया। तो हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ए बना लिया हमने। ये क्या है बेटा, स्तंभ है, या खंबा या पोल कह सकते हैं, ठीक है, ये है भैया। अब क्या कह रहा है वो, लंबाई 6 मीटर है स्तंभ की, 6 मीटर हो गया। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, तो भूमि पर जो छाया बन रही है ना इसकी बेटा, वो कितना है, 4 मीटर कह रहा है। तो जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो भाई, ये जब स्तंभ खड़ा हुआ है तो 90 डिग्री पर खड़ा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये हमने बना लिया है। अब क्या करेंगे, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मतलब एक स्तंभ है, एक मीनार है, तो भाई मीनार बना लेंगे यहाँ पर अपन, एक मीनार, जो मीनार हो गई भाई। और मीनार की जो छाया की लंबाई है वो हमारे पास गिवन है 28 मीटर। समझ में आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28 है, ये 4 है, ये 6 है, ये हमने लिख लिया, ठीक है भाई। इसको दे दो एबीसी, इसको दे दो पी क्यू आर, इसको भी अपने यहां मिला देंगे, ठीक है, इसको हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पी क्यू आर, ये हमने लिख दिया पी क्यू आर, तो ये लिख दिया है। तो 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर हो गई। अब कह रहा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इसको हमें निकालना है। ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया, ऊंचाई को हमने मान लिया एच मीटर, ठीक है भैया। अब लिखेंगे, हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेंगे, तो ये भी समकोण होगा क्योंकि टावर भी एक 90 डिग्री पर होता है। तो हमारे पास लिखेंगे दिया है स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या है बेटा, ए बी बराबर 6 मीटर, ये हमने लिख लिया है। और स्तंभ की छाया की लंबाई लिखेंगे, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी है, बीसी बराबर 4 मीटर, इसको भी हमने लिख लिया है। अब अपन ये लिख लिया हमने स्तंभ के लिए। अब मीनार के लिए लिखेंगे, मीनार, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, तो मीनार की छाया की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी क्यू आर बराबर 28 मीटर, ठीक है भैया, ठीक है। ये स्तंभ थोड़ा सा अपन ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 28 मीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई जो बेटा पी क्यू है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहाँ एक चीज समझो, इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि इसको हमें सिमिलर करना पड़ेगा भाई, पहले मतलब समरूप करना पड़ेगा। इसलिए समरूप करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक त्रिभुज तो है नहीं कि हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लगा सकते, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, वो भी दोनों समकोण हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को समरूप करेंगे, समरूप कर देंगे, संगत भुजाएं समानुपातिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एक बार ले लेंगे एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में हमने ले लिया, जैसे एबीसी लिया तो यहां से हमने पी क्यू आर ले लिया। इन दोनों त्रिभुजों को अपन चेक करते हैं समरूप है या नहीं है। तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि दोनों त्रिभुजों में कोण बी और कोण क्यू हमें समान दिख रहे हैं, क्योंकि ए भी 90 है बेटा, ए भी 90 है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, प्रत्येक 90 अंश, देख पा रहे होंगे आप, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये स्तंभ है और यहाँ स्तंभ माने खंबा, कोई पोल है, और यहाँ ये मीनार है, टावर है। तो दोनों उसी समय जो है सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो समान होगा बेटा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी उन्नयन कोण,
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, या फिर लिख सकते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है भाई, सूर्य का उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल ऑफ सन। तो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। तो दोनों कोण अपनी कौन कौन सम्मुखता अपने पास है उससे कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है ना, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे, अब आप जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है भाई, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ठीक है, या बराबर होती हैं, तो अपन लिख सकते हैं समानुपातिक और बराबर होती हैं। तो समानुपातिक होती हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू लिखेंगे। आप यहां से भी देख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू आ रहा है, तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा बेटा। और यहाँ देखो ए बी हो गया, अब बीसी को ले लो, इसी यहाँ पर ले लो क्यू आर, तो हो जाएगा बीसी बटा क्यू आर हो जाएगा बेटा। अब सुनो, हमारे पास एसी बटा पी आर भी ले सकते हैं, लेकिन एसी और पी आर हमारे पास है ही नहीं है, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ना है, तो उसको अपन नहीं लेंगे। क्या करना है भाई, अपन को जितने की जरूरत है उतने को ले लेंगे। ठीक है, एसी बटा पी आर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू रख देंगे 6, पी क्यू की वैल्यू रख देंगे एच, ये निकालना है हमें, क्योंकि हमने मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर एच मीटर हमने माना है। ठीक है भाई, तो रख दिया हमने। बीसी कितना है, बीसी हमारे पास 4 मीटर है, तो 4 रख देंगे। क्यू आर हमारे पास 28 मीटर है, तो हमने रख दिया। क्रॉस मल्टी कर दो, हाँ आराम से अपन कर लेंगे, यहाँ कर देते हैं। चलो 28 गुणे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 28 इक्वल 4 गुणे एच। ठीक है, हाँ गुणा कर दो या फिर बटा में पहुंचा दो 4 को, अच्छा रहेगा। एच 4 7 28 हो जाएगा, 6 गुणे 7 बचेगा एच, यानी 6 7 42। तो एच बराबर हमने निकाला 42 मीटर। ये निकाला ही भैया मीनार की ऊंचाई, इसलिए लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई एच बराबर 42 मीटर है। तो ये हमारा 4th नंबर का प्रश्न था, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले चैप्टर को लेके आते हैं भाई।